हेलो, हेलो। ठीक। देख रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, सारा क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर के एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ मिलेगा, चाहे एसएससी हो। इवन एक क्वेश्चन यूपीएससी का मैंने लगाया, एक क्वेश्चन जो यूपीएससी का भी है। यूपीएससी पहले क्वेश्चन कोई भी एग्जाम जो लेता है ना, वहां पर देखिएगा 20% से 40% तक ऐसा क्वेश्चन आता है जो सबसे बनने लायक रहता है। सबसे बनने लायक मतलब कि उस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दो सबको कोई देख एग्जाम दे करके कोई सबको मोटिवेट हो करके मोटिवेट होने का क्या हुआ। इस पर 40 क्वेश्चन बनाए तो अगला बार 60 क्वेश्चन। मेन लड़ाई होता है वही 10% क्वेश्चन। 60% क्वेश्चन पे सबका कट ऑफ बनता है लमसम। 60% आप सही कर दें तो लगभग कट ऑफ उतना और बन जाता है। 70% तो हाई एक्सेस है लगभग एग्जाम में, कुछ कुछ एग्जाम छोड़ करके। जैसे रेलवे का टेक्नीशियन तो 92 नंबर को रख जाता है, उसका बात ही अलग है। जैसे बाकी और लगभग एग्जाम में जैसे बीपीएससी को भी एग्जाम देख लो, चाहे और बिहार पुलिस का एग्जाम देख लो, वो भी 60% 70% सही कर दो रिजल्ट हो जाता है। हाँ, उसी में लगभग वही चल जाता है। मैं वही 10% की लड़ाई है। 10% की लड़ाई करने का मतलब ये सब सारा चीज है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां हम इसको चेक करते हैं, मिश्रित साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका की है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहाँ का? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात ये समझना होगा। हाँ, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था मतलब कि हर एक उसमें सरकार का नियंत्रण नहीं रहता उतना। फिर मिश्रित अवस्था में क्या? मिश्रित अवस्था का मतलब क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सरकार की जिम्मेवारी और कोई निजी कंपनी का भी जिम्मेवारी रहता है उतना ही, जितना सरकार की जिम्मेवारी रहता है। फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये लगभग में आपको चला जाएगा, रूस में चला जाइए अब। समाजवादी और साम्यवादी हल्का सा एक पता नहीं थिन लाइन का अंतर है, बस वही है। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए यहाँ पर देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, ये है जी। सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। फिर अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व है। फिर छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व है। यार बात इस तरह समझो, मैंने क्या बताया था, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व यानी कि दोनों का अस्तित्व बराबर है। लगभग बराबर समझ लो कि जितना सरकार का इसमें अस्तित्व है, हिस्सेदारी है, उतना निजी कंपनी का भी हिस्सेदारी है, निजी पब्लिक आदमी। बात यहाँ पर तो ये वाला सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व, इसमें मिश्रित अवस्था को उसका तो मतलब ही नहीं है। छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व, उद्योग का कोई मतलब ही नहीं है। बात यहाँ पर समझ रहे हैं? फिर यहाँ पर देखिए, देखिए आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है क्या? किस चीज में गिनती होती है? भारत का जो है आर्थिक विकास की दृष्टि से कोई किस राष्ट्र में गिनती होती है? किस राष्ट्र में? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में, और विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकसित राष्ट्र किसको कहते हैं? हाँ, जो पहले से विकसित पूरा है, पूरा एक पैरामीटर जो है उसका बहुत सारा से कुछ पा लिया है। विकसित एक कैलोरी बताया था ना, कैलोरी कितना कैलोरी उसको खाता है, वो कितना कैलोरी लेता है, उस पर निर्भर करता है कि विकसित है कि विकासशील है ना? तो विकसित अर्थव्यवस्था में कौन आ जाएगा? जैसे अमेरिका आ जाएगा, चाइना, चाइना नहीं आ जाएगा, चाइना अर्ध विकसित में आएगा। चाइना, इंग्लैंड आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, फिर जापान आ जाएगा, इटली आ जाएगा, रशिया नहीं आएगा। चाइना अर्ध विकसित है, विकसित की ओर जा रहा है। हाँ, भारत से ऊपर है, विकासशील से ऊपर है, अर्ध विकसित है, यानी कि अर्ध विकसित के क्षेत्र में आएगा कौन? चाइना, चीन। अर्ध विकसित का समझते, चीन आएगा। विकसित राष्ट्र के रूप में कौन आएगा? जैसे अमेरिका, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, हाँ, जापान, जापान हुआ। पिछड़े राष्ट्र के रूप में कौन आएगा? साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान,
पाकिस्तान और भी इतना, अब साउथ अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका वाला कंट्री जो है जितना सारा, जिसको देख रहे हैं कभी न्यूज पे आता है कि लगता है कि हाँ, हाँ, सोमालिया वगैरह सब जितना है ना, सारा अर्ध विकसित, उसको नहीं, कुपोषण जहाँ शिकार होता है ना, उसको पिछड़े राष्ट्र के रूप में मानते हैं। जहाँ कुपोषण मतलब समझ रहे हैं? कुपोषण मतलब क्या होता है? कुपोषण मतलब होता है कि सही से उसको पोषण ना मिलना। पोषण मिलने मतलब, पोषण मिलने का मतलब क्या हुआ? सिर्फ दाल चावल खा लेने पोषण नहीं होता है। उन्हें सारा न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, सारा कैल्शियम होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, इतना सारा सब कुछ जितना जरूरत होता है, एक बेसिक नीड आदमी को जीवित रहने के लिए, सारा पोषण की, सारे विटामिन होना चाहिए, सारे पोषक तत्व होना चाहिए जिसमें, जैसे क्या, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इसमें आएगा, पीछे सर्च करो। वहाँ भी तो कुपोषित लोग हैं, वहाँ भी अनाज की कमी हो जाती है, तो भारत वाले अनाज भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, फिर आते हैं चौथे नंबर में, देखो देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? कौन करता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा तृतीय क्षेत्र में। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका? किसका है? तीसरा सेक्टर का ना, तो तृतीय क्षेत्र होगा ना। सार्वजनिक क्षेत्र कैसे हो? सार्वजनिक क्षेत्र में उसका कोई होता नहीं है। तृतीय क्षेत्र में क्या है? औद्योगिक, हाँ, हाँ, और प्राथमिक में तो सब पता है, कृषि होगा मेन रूप से। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है ना? यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान जो है किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। हाँ, पर्यटन हुआ, टूर हुआ, डॉक्टर हुआ, मास्टर हुआ, वकील हुआ, सबका हुआ, सब इसमें आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। जो सेवा देने का काम करता है, नर्सिंग स्टाफ हुआ, नर्स हुआ, जो भी सारा जो सेवा देने का काम करता है, उसको तृतीय क्षेत्र में कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में आपको पढ़ाए थे गिग वर्कर। गिग वर्कर कौन काम करता है? गिग वर्कर जो कहते हैं, ऑनलाइन पहुंचाता है, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, होम डिलीवरी जो करता है उसको गिग वर्कर कहते हैं। यानी कुछ टाइम के लिए किया, फिर अपना घर चले, उसका कोई सिक्योरिटी की उतना चिंता नहीं है। फिर आते देखो नेक्स्ट पॉइंट में, बंद अर्थव्यवस्था। आपको बताया था बंद अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से। देखिए यूपीएससी 2011 क्वेश्चन है, हाँ? बंद अर्थव्यवस्था। मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है इसमें? नहीं होता इसमें। केवल निर्यात होगा? नहीं होगा। घाटे की वित्त व्यवस्था होती है? नहीं होती है। इसमें ना तो निर्यात होगा, ना ही आयात होगा। इसका जीता जागता उदाहरण अभी कौन था? अभी जो है रूस मान सकते हैं। रूस में जो है, इसके पहले क्या था, जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, सारा सब कुछ बंद कर दिया गया था, और वही बंद अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था औटार्की। बंद अर्थव्यवस्था का नाम दिया था औटार्की से इसको पुकारा गया था। औटार्की कहीं आएगा तो उसको चौंकिएगा मत, कि औटार्की का मतलब होता है बंद अर्थव्यवस्था। यानी कि जो इकोनॉमिस्ट होता है, औटार्की शब्द से उसको ना पुकारा था, तो औटार्की नाम दिया था बंद अर्थव्यवस्था को, रसिया के बंद अर्थव्यवस्था को। बात यहाँ पर समझ में आ गई? फिर देखो, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका विश्व से कोई संबंध नहीं होता? विश्व से संबंध, कोई संबंध नहीं होता। कौन सी होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और बंद अर्थव्यवस्था। कौन सा होगा? मुक्त अर्थव्यवस्था कैसे होगा? मुक्त अर्थव्यवस्था नहीं होगा, क्या जिसको समझो, ऐसी अर्थव्यवस्था के विश्व से कोई संबंध ना हो, कोई संबंध ना तो आयात करेगा, ना तो निर्यात करेगा, तो कौन हुआ? बंद अर्थव्यवस्था हुआ ना। विश्व का कोई संबंध ही नहीं है। बातें समझ में आई? विश्व से, मान लीजिए हम अपना घर में है, नाम किसी को दे रहे हैं, नाम किसी को ले रहे हैं। बात समझ में आई ना? यहाँ पर मुक्त अर्थव्यवस्था कैसे हो? मुक्त अवस्था कोई बनते नहीं, तो नहीं बनता। तो ये बंद अर्थव्यवस्था यहाँ पर से ये हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ का है? रूस का। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ का है? भारत का। बात यहाँ पर समझ रहे हैं? मुक्त अर्थव्यवस्था नाम की कोई चीज होती नहीं है। मुक्त अर्थव्यवस्था फिर आएगा, फिर वही वहां पर जाएगा, इंग्लैंड जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का उतना क्या पढ़ेंगे, इंडिया को फुर्सत नहीं मिलता है, तो पाकिस्तान का हाल पढ़ेंगे।
देखो बीपीएससी 2008 का क्वेश्चन पूछा गया है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्या खाद्य की कमी अर्थव्यवस्था है भारत में? एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्या श्रम अधिक है भारत में? एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। क्या व्यापार अधिक है? एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। ये है व्यापार अधिक वाली। हम क्या करें, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा श्रम, सबसे ज्यादा लेबर हम देते हैं तो भारत का है। समझ रहे हैं? श्रम, उसी के नाम पर बिहार से चल रहा है श्रमजीवी एक्सप्रेस। पूरा कितना घुमा घुमा के दिल्ली जाता है, कानपुर भी जाता है, लखनऊ भी जाता है, इलाहाबाद भी जाता है, पटना भी जाता है, प्रयागराज भी जाता है, और फिर बनारस भी, पता नहीं कहाँ कहाँ से होकर के पूरा नहीं पूरा ढोते हुए चलता है श्रम। इसी के नाम पर है श्रमजीवी एक्सप्रेस, यानी कि पूरा लेबर को ढोने वाले ट्रेन बना दिए थे। ये श्रम अधिक अर्थव्यवस्था, बातें समझ रहे हैं? एक व्यापार अधिक, खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में किसको जानेंगे? देखेंगे, खाद्य की कमी उसको नहीं कह सकते जहां पर खाद्य की बिल्कुल कमी है। पाकिस्तान तो खैर अभी उस स्थिति में नहीं है ना, बाकी तो उसके पास है ना। जहां पर बिल्कुल कमी है, नहीं है। हाँ, सोमालिया कह सकते हैं। चाहे अफ्रीकन कंट्री जो होता है, अफ्रीकन आइलैंड वाला जो यहाँ पर देखिए, अफ्रीका वाला जो है उसमें बहुत सारे देश जो है खाद्य की कमी वहाँ पाया जाता है, खाने के लिए वहाँ पर सही से मिलता नहीं। तो व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था, व्यापार अधिक अर्थव्यवस्था कहाँ होगा? अमेरिका हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, वहाँ व्यापार अधिक है, वहाँ पर लेबर की कमी हो रही है, अमेरिका में खास करके। पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था, ये भी अमेरिका में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि पूंजी आधारित अधिक वाली अर्थव्यवस्था, ये भी अमेरिका आ जाएगा, ये भी अमेरिका आ जाएगा। एक व्यापार अधिक वाली अमेरिका, ये भी अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, चीन आ जाएगा, हाँ, फिर कौन आ जाएगा? जापान आ जाएगा, जापान आ जाएगा। ये सब सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगा ना। बात यहाँ पर समझ रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा? हाँ, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए यहाँ पर। देखो देखो यार, हाँ, ईरान, ईरान तो अभी बमबारी हो रहा है देश ना। वो एक देश में सारा सब कुछ अवेलेबल नहीं हो सकता। भारत ही एक ऐसा देश है, एक मिनट, भारत को क्यों कहा गया सोने की चिड़िया? कभी ध्यान दिया है? क्यों? हाँ, हाँ, एक तो बिल्कुल सही बात, यहाँ सब कुछ है, सारा सब कुछ है, आने के सब। अंग्रेज अंग्रेजों ने कहा था कि भारत वो कुआं है जहां पर जाता है तो सब कुछ जाता है, लेकिन वहां से आता कुछ नहीं। अंग्रेज का स्टेटमेंट है कि भारत वो कुआं है जहां जाता सब कुछ है, वहां से आता कुछ नहीं है। इसका कहने का मतलब हुआ, एक और चीज, एक फैक्ट है, सबसे ज्यादा नदी भारत में है, सबसे ज्यादा नहर भारत में है, समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ भारत है, सबसे ज्यादा गोरा आदमी भारत में है। कश्मीर में चले जाओ सबसे गोरा आदमी, केरल में चले जाओ सबसे काला आदमी मिलेगा आपको वहाँ केरल में, सबसे नाटा आदमी मिलेगा, सबसे लंबा आदमी मिलेगा, सबसे मोटा आदमी मिलेगा, सबसे पतला आदमी मिलेगा, सारा सब कुछ संपन्न है भारत। क्या? नहीं, बिहार में चले जाओ, इधर गया साइड में चले जाओ, थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा आपको। गया साइड में थोड़ा सा हाइट थोड़ा सा मिलता है वहां पर, गया साइड में। हम्म, तो बिहार छोटा सा एरिया हो ना, वहां तो एक वहां से कर्क रेखा गुजरा गया के बगल से, जस्ट झारखंड से गुजरा तो झारखंड से बगल में गया है, तो वहां से कर्क रेखा गुजरा है, थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ जाता है। वहां देखना ठंडा भी ज्यादा और गर्मी भी ज्यादा, गया में, तो उसका भी प्रकोप पता है कर्क रेखा का। तो सब सारी बातें पे ध्यान है, सोने की चिड़िया इसीलिए कहा गया है। सबसे ज्यादा यहाँ पर इतना नदी है कि नदी पढ़ने वाला खराब हो जाता है। तो उसको, उस नदी का भी सहायक नदी याद करो, कि सहायक नदी में कौन से बाएं से जा रहा है, कौन से दाएं से जा रहा है। अच्छा, कौन सा नदी किस तरफ से जा रहा है और कहाँ गिरा रहा है, खंभात की खाड़ी में गिरा है, अरब सागर में गिरा रहा है, बंगाल की खाड़ी में गिरा रहा है। ये सब सारी चीजें आपको याद है। कौन सी विलुप्त नदी हो जाता है, कौन से, ये सब सारी चीजें, यही सब कहा गया भारत के सोने की चिड़िया, इसीलिए कहा गया सारा सब कुछ। जंगल भी यहाँ है, कितना पूरा जंगल है लगभग में, अगर जो उधर चले जाओ साउथ तरफ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश, पूरा जंगल ही जंगल वहां नजर आता है। उड़ीसा इसी कारण हुआ, तो उड़ीसा में इतना जंगल हुआ, जब इतिहास पढ़ेंगे तो उड़ीसा में इतना जंगल हुआ कि आपको, जो अंग्रेज जब था, अंग्रेज नहीं सॉरी, औरंगजेब, औरंगजेब इसीलिए वो महाराष्ट्र की तरफ नहीं जा पाता था, क्योंकि उड़ीसा में इतना भारी भरकम जंगल था, वहां से जाना उसको बहुत मुश्किल हो जाता था। हाँ, असंभव था। सब सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। किस देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है?
किसकी करता है? हाँ, सही बात करना है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? बाजार के आकार क्या है? पूंजी निर्माण क्या है? ये तीनों हमारे पास है, भारत के पास प्राकृतिक संसाधन है, सब कुछ लगभग मिल जाता है, 90% चीजें। बाजार का आकार, जितना बड़ा मार्केट हमारे पास है उतना किसी के पास नहीं दुनिया में। पूंजी निर्माण ये थोड़ा सा कम है, बाकी वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, हाँ, पूंजी निर्माण थोड़ा सा कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर आते हैं यहाँ तक। देखो यार, एसएससी 2011 क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। यहाँ पर सी होगा। बात यहाँ पर घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, इसका मतलब क्या हुआ? एलपीजी, एलपीजी बताया था कल। एलपीजी ग्लोबलाइजेशन जो होता है, वैश्वीकरण, यानी कि पूरा जो हम बिजनेस कर रहे हैं पूरा विश्व से जोड़ना। यहाँ पर आया ना, देखो घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, एकीकरण करना, इंटीग्रेट करना। हाँ, उसी कारण से उस टाइम नहीं आ रहा था। 90 के पहले बाहरी कंपनी को भारत में आना बहुत मुश्किल था, नहीं के बराबर। लेकिन उन्हीं ने जब अकाल पड़ गया, जब खाने की खाना कमी पड़ गई, 15 दिन का मात्र बच गया, तब ये सब सारी चीजें आपको वहाँ पर मजबूरन लाना पड़ा। बात यहाँ पर समझ रहे हैं? फिर यहाँ पर आगे जाइए। नहीं कर देखो, यूपी पीछे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, समझ रहे हैं ना? बी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, बाधाओं को समाप्त करना है वही ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण जो होता है, यानी व्यापार करने के लिए जो बाधा आ रही है उसको खत्म करना, सब मिलकर के उसका जिम्मेवारी है। बात यहाँ पर समझ रहे हैं? वैश्विक व्यापार गुटों का स्थापना करना, वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा, जब डब्ल्यूटीओ पढ़ाएंगे तब वहां पर गुट कैसे काम करता है। यहाँ पर से क्या, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ जब पढ़ेंगे तो वहां पर से आपको पूरी समझ में आएगी। कहाँ? सी नंबर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाधाओं को समाप्त करना। सी में विश्व में एकल करेंसी, करेंसी मतलब मुद्रा रुपया, तो विश्व में एक ही रुपया चलेगा, ये बता रहा है। एक ही करेंसी, जैसे डॉलर चला है तो पूरा विश्व में डॉलर चलेगा, रुपया चला है पूरा विश्व में डॉलर चलेगा, वो करेंसी हुआ। हाँ होगा। फिर आते हैं, देखो ये भी यूपी पीछे 2017 क्वेश्चन पूछा होगा। भारतीय व्यवस्था को वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? बाह्य ऋण को बढ़ाना, भारतीय व्यवस्था इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, या फिर दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथा संभव कम से कम करना, आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को क्या करना, त्याग देना। कौन होगा? देखो दूसरे देखो साथ आर्थिक संबंध, आर्थिक संबंध प्रतिबंधों के यथा संभव क्या करना है, कम करना है। दूसरे आर्थिक संबंध जो है, इकोनॉमिक रिलेशन जो जितना अगर जो बाधा है उस बाधाओं को क्या करना, दूर करना है, कम करना है। तो कम करेंगे तो क्या होगा, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन अच्छे से हम काम कर पाएंगे, बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। आप तो जानते हैं कि दुनिया में पैसे का पूछ है, बाकी उसका अलावा कोई कुछ नहीं है। बातें यहाँ पर समझ रहे हैं? आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रमों को त्याग देना, आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम क्या होता है, जो आयात कर रहा है उसका कार्यक्रम को त्याग देना, क्या ये वैश्वीकरण का अर्थ है? नहीं है। फिर बाह्य ऋण को बढ़ाना, बाहरी ऋण को बढ़ाना वैश्वीकरण का अर्थ है? नहीं है। भारतीय व्यापारी इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, क्या भारतीय जो व्यापार इकाई है, व्यापार वर्ग जो है, अब विदेशों में स्थापित करना ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा? वहां पर क्या, प्रतिबंधों को यथासंभव करना, आर्थिक संबंधों को जोड़ना। आर्थिक संबंध मतलब कि भारतीय कंपनी जो है, मान लीजिए अंबानी है, तो अंबानी जो है, अंबानी की जो कंपनी है, कोई कहेगा ना कि भाई ये भारत में साथ इतना सारा पूंजी लगाए हुए है, तो अपना बिजनेस जो व्यापार जो है विदेशों में फैलाओ। हर कोई फैलाता है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा कोचिंग हो जाता है, कल कहीं और डालेंगे, कहीं और डालेंगे, हर कोई अपना फैलाना चाहता है बिजनेस। फिर आ जाइए आप, ये आपको पता है, ये कॉपी में लिखवाए हुए हैं एकदम डेटा के साथ। भारत की कुल श्रम शक्ति लगभग कितना परसेंट कृषि में लगा हुआ है? हाँ, 45%।
और 54% क्या है? श्रम शक्ति कह रहा है, 54% योगदान नहीं कर रहा। लेबर 43। कॉपी देखिए आप, देखिए हमको नहीं लगता है कॉपी देखे हैं। देखिए तृतीय सेक्टर में ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। भारत की कुल श्रम शक्ति लगभग कितना % कृषि में लगा हुआ है? तो कृषि कौन सा सेक्टर में आता है? प्राथमिक सेक्टर में। इस 54% है, वहां पर लिखाई हो गया है, 45 है, 35 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? 45%। बात यहाँ पर समझ रहे हैं? 54% ऑल ओवर प्राइमरी सेक्टर में, कृषि में कितना है? 43%। बात यहाँ पर उस दिन बताए थे। जीडीपी का तीसरा सेक्टर का ना, यहाँ श्रम शक्ति हम कह रहे हैं। क्या श्रम शक्ति सबसे कम तीसरा सेक्टर में है ना? 24% है सेकेंडरी सेक्टर में। हाँ, एक 24% हुआ, 31% तीसरा सेक्टर में, 55% हो गया और 45% इधर बचा। ठीक, देखो भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसा बेरोजगारी है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसा बेरोजगारी है? डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक। संरचनात्मक पढ़े हैं? पता है संरचनात्मक क्या होता है? अगर जो नहीं पढ़े हैं तो संरचनात्मक गूगल पे कॉन्टेक्ट जाइए और उस पर देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी क्या हो। बस आपको 4 लाइन 5 लाइन आपको पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। कहते यहाँ पर समझ रही, फिर आ जाइए यहाँ पर देखिए। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन? कौन करता है? नीति आयोग, NSSO, UNO, वित्त आयोग। नीति आयोग, NSSO, वित्त आयोग तो होगा नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं। अच्छा, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? हाँ, अभी नहीं लिखवाए हैं, पॉलिटी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन है। वित्त आयोग जो है संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक है। यूएनओ को मतलब बनता है, यूएनओ भी जारी करता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनएसएसओ, आपने नाम सुना होगा, मोदी जी जब आए थे तो 1 ही 2 साल के बाद कहा गया था कि 45% बेरोजगारी बढ़ भारत में। एनएसएसओ जो था, एनएसएसओ और एक होता था एनएसओ, दोनों को मिलाकर के बनाया गया सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, सीएसओ। सीएसओ भी कर दिए क्या? नीति आयोग। अब नीति आयोग जारी नहीं करता भारत में कितना बेरोजगारी। वित्त आयोग, यहाँ पर के एनएसएसओ, ये एनएसएसओ यहाँ पर लाया नहीं, लीक हो गया वहां से। एनएसएसओ जो था, जो बोला गया था ना 2016-17 में भारत में 45% बेरोजगारी है, तो 16-17 में बेरोजगारी जो बोला गया था, 16-17 में नहीं, 19-20 में शायद, कि 45% बेरोजगारी है। वही बेरोजगारी के कारण उसको ढकने के लिए, झांपने के लिए ऐसा कहा जाता है कि पुलवामा हमला जो हुआ, पुलवामा कब हुआ? 2019 में, 14 फरवरी, 14 फरवरी 2019 में। वही अगर 2019 में क्या लगता है कि उस पर कुछ वोट पड़ा होगा? जो अप्रैल में चुनाव था, मुश्किल 100% कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है बॉर्डर पर। यही कारण था कि जो 302 सीटें आ गई थी मोदी जी का, उसका भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहा हो। हमको लगता है कम से कम तो 50 सीटें तो प्रभाव पड़ा, वहां पर यह हो गया। कहीं एनएसएस जो था, ये निकाला था पहले ही, 2-3 महीना पहले उससे आ गया था, लेकिन पुलवामा हो गया तो इससे मोदी जी को फायदा हो गया वहां पर। फिर आ गया नीति आयोग। नीति आयोग वहीं पर आगे वही संवैधानिक, क्या संवैधानिक है नीति आयोग? संवैधानिक है? संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं है, इसके संविधान में संवैधानिक नहीं है। बात यहाँ पे समझ है, बताए थे ना।
नहीं पढ़ाए हैं? देखिए, भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है? ग्रामीण अल्प बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगार, संगठनात्मक बेरोजगार। कौन होगा? ग्रामीण में भी है, संरचनात्मक भी है और चक्रीय बेरोजगारी भी है। चक्रीय बेरोजगारी समझ रहे हैं? चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय इकोनॉमी हम पढ़ाए हैं, हाँ, चक्रीय इकोनॉमी कैसे चलता है। फिर देखिए चक्रीय इकोनॉमी, फिर इसमें इन्वायरमेंट में पढ़ने को मिलेगा, पर्यावरण सर पढ़ाएंगे, उसमें भी पढ़ाने का है। हाँ, उसमें भी पढ़ने को सबसे लास्ट में टॉपिक में यही है, तो क्या होगा इसमें सभी हो जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी भी है, ग्रामीण अल्प बेरोजगारी भी है और संरचनात्मक बेरोजगारी भी है। यानी कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। शिक्षण बेरोजगारी पता है क्या है? क्या क्या है वो हम पूछ रहे हैं। हाँ, यानी कि ज्यादा काम, ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं, कम लोग में रहेंगे, लेकिन उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वहां पर जितना वो उत्पादन, कंपनी, एक कंपनी है मान लिया जाए, तो एक कंपनी में वो 50 क्विंटल कुछ ऐसा कुछ उपजा रहा है। एक कंपनी है, एक कंपनी, उसमें 50,000 पे इनकम हो रहा है, एक मान लिया जाए 50 लाख रुपए, 50 लाख पे इनकम हो रहा है, कंपनी में 5 लोग काम कर रहे हैं, वही 10 लोग भी आ जाएंगे तो भी 85 लाख इनकम हो रहा है। तो 5 लोग एक्स्ट्रा, उससे कोई इनकम, कोई यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रहा। फिर आ जाते हैं आगे, देखिए कृषि। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? किस प्रकार की? संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी? यहाँ पर होगा अदृश्य बेरोजगारी। हाँ, अदृश्य, परछन बेरोजगारी किसको कहते हैं? जो दिखता नहीं है। परछन बेरोजगारी वही कहते हैं जो दिखता नहीं है। घर में है 5 लोग, 5 लोग का पेट भर रहा है, बढ़िया से आराम से खा पी रहे हैं, लेकिन 5 लोग में से 3 लोग कहीं और जाएंगे कमाने के लिए, एक्स्ट्रा लाएंगे, परछन बेरोजगारी, और 5 लोग और आ जाएंगे, पर भी उतना ही हो रहा है, उतना ही खाना पीना हो रहा है, यानी कि 5 की जगह 8 भी आ जाएंगे, उतना ही उपजा रहे हैं और वही चीज से खाना खा रहे हैं। यानी कि सेम, यानी कि उसका कोई, यानी कि जो कहता है ना कि अपकमिंग करना, फिर ऊपर चढ़ना, इस तरह से कुछ नहीं हो रहा। मान लीजिए कोई, पहले क्या होता था कि 10 लोग खेत में काम करते थे, किसान है, तो 10 लोग काम करते थे। पहले के जमाने में, आज से लगता है 20-25 साल पहले जाएंगे, जिसके घर में ज्यादा आदमी, उसके घर में ज्यादा बेनिफिट होता था। ऐसा क्यों? ज्यादा काम करते थे खेतों में, उतना मशीनरी नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह नहीं था, बैल से, हर बैल से चलता था, वही बैल से चलता था सारा सब कुछ, उसमें ज्यादा लोगों की जरूरत थी। आजकल क्या, एक लोग भी रहेंगे, 5-10 बीघा खेती आराम से कर लेते हैं, सारा सब कुछ उसके पास हो जाता है। पहले बोरिंग नहीं था, तो क्या, कुआं से पानी निकाल के पहुंचाते थे। वाला नहीं आता है। यहाँ पर देखो, कुआं के पानी कभी पिए हैं? हाँ, बहुत मीठा लगता है, मीठा और ठंडा रहता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में कैसी बेरोजगारी है? कृषि में कैसे बेरोजगारी है? हम्म, मौसमी है, घर्षणात्मक है, संरचनात्मक है, मौसमी है, सभी है ना? एकदम सब है, एकदम बिल्कुल सही। मौसमी बेरोजगारी बताते हैं, मौसमी बेरोजगारी क्या आता है? अभी बेरोजगार है किसान। हाँ, अभी बेरोजगार है ना, गेहूं हो कट गया, अब कोई काम नहीं किसान का, तो अभी मौसमी बेरोजगारी है ना। फिर 2 महीने के बाद धान का प्रोसेस चालू हो जाएगा, फिर 1 महीना काम चलेगा, फिर बेरोजगार हो जाएंगे वो। वही मौसमी बेरोजगारी वहां पर होता था। संरचनात्मक बेरोजगारी आपको पता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, हालांकि पूरा साइकिल में चलते रहता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। फिर रहते हैं आगे, देखिए देखिए आप, 2014 क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। क्वेश्चन, बेरोजगारी का क्या अर्थ है? काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना। जैसे पूरे वर्ष भर, प्रत्येक दिन काम ना मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का पर्याप्त होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। अभी बताए थे, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, यानी कि जितना आवश्यकता है, मान लीजिए आवश्यकता है 2 लोगों का,
आवश्यकता है 2 लोगों का, लेकिन है कितना? है जो है 5, यानी कि 3 लोग जो एक्स्ट्रा हैं, यही एक्स्ट्रा होता है, यही होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। बात यहाँ पर समझ रहे हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी यही होता है, जहाँ 2 लोग भी काम कर सकते हैं, वहाँ पर 5 लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं निकल पा रहा है एक्स्ट्रा। जितना 2 लोग करते हैं, उतना ही 2 लोग भी करेंगे। देखो, फिर आ जाइए आगे आप। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों, अदृश्य बेरोजगारी भी है, नहीं भी क्या है? सी नंबर 1 मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी के प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम है अदृश्य बेरोजगारी, समझ लो। बात समझ रहे हैं? बात यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी का सेकंड नाम अगर पूछता है, कहीं कहीं प्रच्छन्न बेरोजगारी ना लिखा रहे, अदृश्य बेरोजगारी लिखा रहेगा, तो अदृश्य बेरोजगारी भी क्या समझ जाते, कृषि क्षेत्र में आएगा, वो भी कृषि क्षेत्र में आएगा। फिर आते हैं आगे, देखिए देखो यहाँ पे वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? कैसी बेरोजगारी है? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी कहाँ सबसे ज्यादा है? क्या बिहार में सब कितना परसेंट शिक्षित है? सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है तो केरल में है। शिक्षित बेरोजगार किसको कहते हैं? वहां पर सब लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी उसको उस अनुकूल, उस अकॉर्डिंग जॉब जॉब नहीं मिल रहा। कहाँ मिला हम? शिक्षित बेरोजगारी हम कह रहे हैं, यानी कि पढ़े लिखे होकर के ही बेरोजगार हैं। आप अगर जो ग्रेजुएशन पीजी कर करके आप समोसा बेच रहे हैं, तो क्या वो रोजगार है? मोदी जी के भाषा में वो है, लेकिन इन जनरल नहीं है वो। बातें समझ रहे हैं? शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में है। सबसे ज्यादा केरल में है, सबसे ज्यादा केरल में है। वहां तो 100% अब क्या हुआ? डिजिटल साक्षर। डिजिटल साक्षर कहाँ पहला राज्य जो है केरल हो गया है। बातें यहाँ पर समझ रहे हैं? देखो यार, देखो यूपीपीसीएस 2017, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित किससे है? कृषि क्षेत्र से है, ग्रामीण से है, विनिर्माण से है, शहरी से है। किससे है? 1 और 3 दोनों, 2 और 4 दोनों, 3 और 4 दोनों, 1 तथा 2 दोनों। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। कृषि स्तर कहाँ होता है? ग्रामीण में। तो दो क्या, 1 और 2 दोनों यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं? फिर आते हैं आगे, आप देखिए, देखिए एसएससी क्वेश्चन 2000 में पूछा गया है। संरचना में बेरोजगारी के कारण क्या है? हम्म? कच्चे माल की कमी, ये तो होगा नहीं, कच्चे माल तो पूरा भरपूर है। अपस्फीति की अवस्था, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिन्नति, ये होगा कन्फर्म। अपस्फीति मतलब क्या होता है? अपस्फीति क्या? कैसे ऑप्शन छाटिएगा? हम्म? कैसे ऑप्शन छाटिएगा? संरचना में बेरोजगारी कारण क्या है? भारी उद्योग की अभिन्नति, अभिन्नति मतलब क्या होता है? अभिन्नति मतलब नीचे गिरना, उन्नति मतलब ऊपर उठना। उन्नयन और अवनमन पढ़े हैं? उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन को जब हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण हुआ, और जब हम नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण हुआ। बातें समझ रहे हैं? हाँ? हाँ, तो कच्चे माल की कमी, ये नहीं होगा। भारी उद्योग की अभिन्नति, ये भी नहीं हुआ। भारी उद्योग की क्या अभिन्नति हुई है? नहीं हुआ।
अपस्फीति का उदाहरण अवस्था, अपस्फीति मतलब कि मुद्रास्फीति बढ़ेंगे तो पता चलेगा अपस्फीति क्या होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। बातें समझ रहे हैं? पर्याप्त उत्पादन क्षमता यानी कोई उत्पादन करने की क्षमता पर्याप्त नहीं है। हम्म। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी कहाँ है? कृषि क्षेत्र में, कृषि या फिर ग्रामीण यहाँ लिख सकते हैं, ग्रामीण में। प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहाँ? कृषि में। कृषि में कितना है? 9%। और ऑल ओवर कितना है? हम्म। शिक्षित बेरोजगार जो है सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में। शिक्षित बेरोजगार शहरी क्षेत्र में क्यों है? बात यहाँ पर ये है, क्यों है? उसके उस अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है। वही बोले ना कि आप पीजी कर लिए, पीएचडी कर लिए, जाके समोसा बेच रहे हैं तो उसका क्या आपके अकॉर्डिंग कोई जॉब नहीं मिली। हाँ, सब डिग्री बेकार है, समोसा बेचने के लिए कोई डिग्री की जरूरत होती नहीं। फिर देखिए आगे यहाँ पर आइए। देख रहा ना? देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या है? जहाँ बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। बताइए आप लोग। हम्म, बताइए आप लोग। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है इसमें? क्वेश्चन देखिए, सी नंबर, आप लोग बताइए। सी, सी है। हाँ, सी। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका कोई बनता नहीं है, ये होगा नहीं। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध है, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होता नहीं है। ठीक। श्रमिकों की उत्पादकता कम है, उत्पादकता कम है कैसे कह सकते हैं कम है? उसमें बहुत ज्यादा है, बेचारा दिन भर होते रहता है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर देखिए आगे आते हैं, तो 17 क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियों प्राप्त नहीं कर पाते? शैक्षिक बेरोजगारी। इतना क्वेश्चन रिपीट हो गया तो क्वेश्चन यहाँ से छूटने के चांस ही नहीं है। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को बस के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी। यहाँ पे क्या, कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, तो कैसा? मौसमी बेरोजगारी। बातें समझ रहे? मौसमी बेरोजगारी कुछ महीनों के दौरान, सिर्फ जस्ट वही किसान वाला एग्जाम्पल ले लो। जैसे अभी देख रहे हैं, कैसे देखो, भट्ठा जहां पर ईटा बनता है देखिए, चिमनी जहां पर ईटा बनता है, तो क्या वर्षा के दिन में वहां काम होता है? तो वो मौसमी बेरोजगारी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा वहां, तो भी मौसमी बेरोजगारी में आएगा। वो भी कौन सेक्टर में है? प्राथमिक सेक्टर में कैसे आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि प्राइमरी मिट्टी से बना रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर से हम लेकर के कच्चे माल को बनाना, कच्चे माल को कच्चे माल को विनिर्माण करने के मशीनों के द्वारा बनाना, सेवा कैसे आ जाएगा? सेवा क्षेत्र कैसे आएगा? सेवम कैसे आएगा? तो कहिएगा ट्रैक्टर धो रहा है तो सेवम दे रहा है, हम ये चला रहा है, तो क्या वो सेवा में आएगा? नहीं आएगा ना, तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। यहाँ पर क्या सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में भी मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखो। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में मौसमी बेरोजगारी हो सकता है, होता है। जैसे अभी मेरा एक दोस्त है, छपरा में एक कंपनी है, रेलवे बनाती है, इंजन बनाती है वहाँ, डीजल इंजन, डी कंपनी के, अमेरिकन कंपनी। तो वहाँ क्या है, 2 महीना बाद 2 महीने कंपनी छुट्टी कर देती है, छपरा में इतना बढ़ाता है। हाँ, 2 महीना बंद कर देता है, 10 महीने काम चलता है। ऐसा क्यों कि बढ़ा जाता है, तो फिर अगर जो एक लेबर का कुछ हुआ तो बाहर का ऐसा लेबर है कि पूरा कंपनी बंद ताला लगा देगा।
एसएस बंद करना पड़ता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि नेताओं लोग भी देखो, यहाँ पर नेता की चालाकी देखो, जान रहा है वहां पर आता है 2 महीने काम बंद होगा, लेकिन फिर भी तेज तर्रार नेता जो होता है वो अपना कंपनी वहां ले चल गया। बात यहाँ पर समझ रहे हैं? ये लोग क्या है, नालंदा नवादा कौन कंपनी आ गया, इधर कोई नेट पे सामान पड़े तो क्या करेगा। हम्म, मोकामा में कंपनी है रेलवे की। हाँ, मोकामा कंपनी है रेलवे की। हाँ, वहाँ इतना ठेकेदारी का चला ये सब बंद करना पड़ा। इतना कमीशन, आनंद सिंह जैसे लोग, सुलेमान सिंह जैसे लोग, तो क्या करे, कमीशन के चलते ये सब हो जाता। फिर देखो यार, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का और किस नाम से जाना जाता है? हम्म, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, सोचिए, इकोनॉमिक्स ये सोचने का विषय है। हम्म, नहीं होगा। कौन नंबर, बी नंबर बोले? नहीं होगा। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी कैसे कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी? मौसमी बेरोजगारी में तो पूरी बेरोजगार हो जाता है ना। जैसे अभी जो किसान है सारे किसान बेरोजगार है ना, ऐसे नहीं कि 2 लोग काम मिल रहा है 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। हाँ, सक्रिय कैसे होगा? सक्रिय में भी तो सारा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अल्प रोजगार हो जाएगा, अल्प रोजगार। हाँ, अल्प रोजगार हुआ ना, किसमें, अल्प रोजगार। हाँ, अल्प रोजगार, अल्प रोजगार का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर 2 लोग रोजगार का मिल रहा है वहां पर 5 लोग रोजगार में लगे हुए हैं, तो वह प्रच्छन्न बेरोजगारी हुआ कि नहीं हुआ, अल्प रोजगार हुआ कि नहीं? यानी कि 5 लोग रोजगार की जरूरत है और 2 लोग रोजगार मिल रहा है, हुआ ना। रोजगार की जरूरत है 5 लोगों की, लेकिन काम है कितना, 2 लोगों की, 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो अल्प रोजगार हुआ कि नहीं? जहां पर 2 लोग रोजगार है, जब मान लीजिए यहाँ पर 2 स्टाफ की जरूरत है और 5 स्टाफ हमारे पास है, 3 लोग नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी तीन, हाँ, समझे, 3 लोग नहीं भी रहेंगे तो फिर 3 लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी कहेंगे, 3 लोग हैं 5 लोग हैं, 2 लोगों को देते हैं 10-10 हजार रुपये पेमेंट, अब 5 लोग हैं तो स्वयं 4-4 हजार पेमेंट दे रहे हैं। अल्प बेरोजगारी, अल्प रोजगार हुआ कि नहीं, जहां पर अल्प रोजगार, जहां पर 2 लोग, सिर्फ वही किसान वाला एग्जाम्पल ले लो, जहाँ मान ले जाए कि 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है, ठीक, 1 हेक्टेयर जमीन है ये, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कितने 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक, 2 लोग काम कर रहे हैं 1 हेक्टेयर में, पूरा जो भी होता उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 लोग एक्स्ट्रा और आ गए, तो 3 लोग एक्स्ट्रा और आ गए, यानी कि ये भी तो अल्प बेरोजगार, यानी कि 2 लोग भी उतना ही बेरोजगार और 3 लोग और आ गए, तो 5 लोग भी हो गया, तो भी उतना ही रोजगार। बात यहाँ पर समझे? हम्म, नहीं समझे लगता। क्या? हाँ, क्या? अल्प बेरोजगारी, देखो टर्म नया नया आता है इकोनॉमिक्स, हर बार आपको बट आपको नया नया मिलेगा। छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, वहां पर थोड़ा इसीलिए आपको कहते हैं, थोड़ा सा पेज आप जिस साइड लिखते हैं उसका लेफ्ट साइड, लेफ्ट नहीं राइट साइड, राइट साइड आपको छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं, तो वहां पर जो भी नया नया बढ़ाएगा वहां पर आपको ऐड करना हो, ठीक है ना। इसीलिए हमको बार बार बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में हर बार आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपको डेटा नया नया मिलेगा। बातें यहाँ पर समझ रहे हैं? फिर देखिए आगे आइए, यूपीपीसीएस 2013 क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी में से किसकी एक विशेषता है, किसकी विशेषता है? हाँ, कृषि का, उद्योग का नहीं होगा, व्यापार का नहीं होगा, किसके होगा, कृषि का। यातायात किस क्षेत्र में आता है? तीसरा में आता है, तृतीय सेक्टर में, तीसरा में। व्यापार किस क्षेत्र में आता है? सेकंड में। और उद्योग, ये भी सेकंड में आ जाएगा, ये सब सारा चीज सेकंड में आ जाएगा। भाई प्राइमरी सेक्टर नहीं की, प्राथमिक क्षेत्र में।
प्राथमिक क्षेत्र में। बातें यहाँ पर समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? साप्ताहिक, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, पूरे में से कोई नहीं, दैनिक स्थिति बेरोजगारी। अधिकांश हिस्से में, यहाँ पर ये ध्यान दो, अधिकांश हिस्से कह रहा है ये, अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी, वर्ष के अधिकांश हिस्से यानी कि ज्यादातर बेरोजगार रहना। हाँ? उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होगा कि सामान्य स्थिति में बेरोजगारी। इससे एक समान रहेगा। नहीं है समान, सामान्य स्थिति में बेरोजगारी का मतलब क्या होगा? देखो, वर्ष के अधिकांश हिस्सों में, यानी कि एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 महीना में 10 महीना अगर कोई बेरोजगार है, अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार है कि नहीं है? अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी है कि नहीं? 2 ही महीना काम मिल रहा है, तो लगभग सामान्य स्थिति बेरोजगार है कि नहीं है? सामान्य स्थिति मतलब रोजगार है ही नहीं। बात ये समझो, क्या कर वर्ष के अधिकांश हिस्सों में, वर्ष के अधिकांश 365 दिन में आपको 300 से ज्यादा से दिन आपको बेरोजगार में है, तो सामान्य स्थिति हुआ ना? सामान्य स्थिति हुआ कि नहीं हुआ? 365 दिन में 300 दिन से ज्यादा आप बेरोजगार हैं, सामान्य स्थिति हुआ कि नहीं हुआ? कि लगभग 12 महीने में कोई 1 महीने काम मिल रहा है, तो वो काम मिला हुआ। हाँ, उसको भी कह सकते हैं, 100 दिन का रोजगार देता है वो। हाँ, 100 दिन का रोजगार देता है उसको भी। सामान्य स्थिति में बेरोजगार है ना वो, तो काम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं काम मिला तो क्या करेगा? सामान्य स्थिति में बेरोजगार है कि नहीं है? तो सामान्य स्थिति में बेरोजगारी यहाँ पर आएगा, अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति में बेरोजगारी। यहाँ पर बातें समझ में आ रही है? देखा है। बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहते हैं? हम्म, बताइए। एसएससी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इकोनॉमिक्स है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक, कितना काम उपलब्ध है और श्रमिक कितना उपलब्ध है, आखिर कौशल के बीच बेमेल, मतलब मेल नहीं खाता है। हाँ, जो स्किल डिमांड करता है वो स्किल नहीं है। जो हुनर स्किल डिमांड करता है कि आपको पास, मेरे पास स्टाफ रखने के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। बात यहाँ पर ये होता है बेमेल। बेमेल होने के कारण मौसम उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहता है? बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी बी कैसे होगा? संरचनात्मक बेरोजगारी होगा। संरचनात्मक। हाँ, नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझो पहले। बाजार में कार्य उपलब्धता, मान लीजिए एक मार्केट है, मान लीजिए ये मार्केट है, ठीक। बाजार में कार्य उपलब्धता जो है, बाजार में कार्य उपलब्धता, कार्य उपलब्ध है इतना सा, ठीक, इतना सा इधर कार्य उपलब्ध है। बातें समझ रहे हैं? और उपलब्ध श्रमिकों के बीच कौशल के बीच बेमेल है, इतना ही में क्या है? इधर जो है हम्म, इधर जो है बेमेल है, यानी कि इतना ही लोग एक समान है, नहीं कि इतना ही लोग रोजगार पाने के काबिल में है, रोजगार पा सकते हैं इतना ही लोग। कौशल के बीच बेमेल है। बेमेल मतलब समझ रहे, सबसे पहले बेमेल समझ रहे हैं क्या होता है? हाँ? कोई मेल नहीं खाता है। जैसे
किसी दो दोस्त है, एक दोस्त ये भी कहता है कि बेमेल है, ये दोनों की बातों में मेल खाता ही नहीं है, दोनों को बात में मेल खाता ही नहीं है, किसी की लड़ाई झगड़ा अक्सर होते रहता है, मेल मिलाप होता नहीं, मेल खाता नहीं है, बेमेल का। बेमेल से कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी, बेमेल मतलब कि जितना वो डिमांड करता है कि ये स्किल आपके पास होना चाहिए और वो स्किल उसके पास नहीं है, बेमेल हुआ ना। हाँ, तो यहाँ पर मान लीजिए पढ़े लिखे को रोजगार की यहाँ जरूरत है, सारे लोग जो है अनपढ़ है, तो बेमेल हुआ कि नहीं हुआ? तो बेमेल हुआ तो कैसा संरचनात्मक हुआ ना, संरचनात्मक समझ में आता है पहले। संरचनात्मक गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। संरचनात्मक को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल गूगल आपको समझ में आना चाहिए संरचनात्मक। आप लोगों का मैसेज नहीं गया था टेलीग्राम पे? भूल गए सर लगता है। हाँ? अगर जो क्वेश्चन आपको देखना है तो देख लीजिए, क्वेश्चन ही करा रहे हैं, बाकी कोई पढ़ा नहीं रहा है, जा सकते हैं तो जाइए। ठीक है, यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया। फिर देखिए, ये भी देखिए लंबा क्वेश्चन है, एसएससी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ। देखो डैश, खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है, वो होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? देखो कैसा क्वेश्चन घुमाया है। क्वेश्चन पढ़िए आप, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन पढ़िए आप। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़िए, देखिए समझ में आएगा। हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। ये हो गया प्रतिरोधात्मक में बेरोजगारी। बेरोजगारी समझ रहे हैं? स्वैच्छिक बेरोजगारी समझ रहे हैं? स्वैच्छिक बेरोजगारी, हाँ, यानी कि स्वेच्छा से वो बेरोजगार हो गया, समझ लो, छोड़ दिया। फिर प्रतिरोधात्मक और शास्त्रीय बेरोजगारी। प्रतिरोधात्मक क्या था, जैसे क्वेश्चन में आपको आंसर मिलेगा, क्या कह रहा है, मान लीजिए प्रतिरोधक, पहले इसको यहाँ पर रखो, प्रतिरोधात्मक बीमारी जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी जो है उसको खोज बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले इसका यही पूरा स्टेटमेंट देख लो। फिर तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी तब होती है जब कर्मचारी अपना क्या, वर्तमान नौकरी खो देते हैं, छोड़ नहीं देते हैं। हाँ, हाँ, उसको खो देते हैं और दूसरा खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। तो छोड़ना है कि निकालना, दोनों में अंतर है, तो यहाँ पर क्या है, निकाला गया है। हाँ, बात यहाँ पर समझ में आया कुछ? आपको समझ में आया? आप इकोनॉमिक समझ में आया? एसएससी 2022 का क्वेश्चन देखो, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहेंगे? हम्म। हाँ, दीर्घकालिक ही होगा, दीर्घकालिक बेरोजगारी, दीर्घकालिक बेरोजगारी यहाँ पर कहा जाता है। प्रौद्योगिकी नहीं है, आकस्मिक नहीं है, प्रतिरोधात्मक बता ही दिए। अब तो प्रतिरोधात्मक में कोई दिक्कत नहीं होगा, आकस्मिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, 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 आकस्मिक नहीं होगा, फिर प्रौद्योगिकी नहीं होगा। ठीक, फिर देखो यहाँ,
निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? हाँ? नीति आयोग। हाँ? पानी हम भी प्यासे हैं। नहीं, पानी नहीं है। हाँ? क्या पानी है? हाँ, वो बैठे हुए हैं, पानी नहीं है वहां पे। बोतल है यहाँ पर। टाइम नहीं मिल पाता, सुबह 6 बजे आते हैं, लगातार बिजी रह जाते हैं। हम नहीं बिजी रहते सर, बिजी रह जाते हैं। यहाँ पर देखो पानी, इसमें पानी पीना है तो इसमें पानी गिर रहा होगा, पी सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड है, ज्यादा बात नहीं करना। कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? नीति आयोग। लोकसभा क्या करता है? लोकसभा का काम क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्यसभा और लोकसभा। कल ही पढ़ा है ना। रिवीजन नहीं किए तो ये होगा। हम्म। मंत्रीकरण किस चीज बढ़ता है, किसको विशेष अधिकार रहता है? प्रधानमंत्री का लोकसभा में, और राज्यसभा विधानसभा में? विधानसभा मुख्यमंत्री का। जैसे विधानसभा में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, परसों सबका विभाग बंटवारा होगा, लेकिन कौन सा विभाग किसको देगा और किसको मंत्री बनाना है, सारा कौन तय करेगा? मुख्यमंत्री तय करता है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री निशांत। हम्म। श्रेयसी सिंह। हाँ, शूटिंग में श्रेयसी सिंह। हाँ। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, दोनों अपना अपना बेटा को शुरू कर दिया। देखो आगे, यहाँ आ जाओ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन इसे घुमाता देखोगे। लैंग्वेज पकड़ना सीख जाएगा, इकोनॉमिक्स में वो क्वेश्चन बनना हो जाएगा। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित। हम्म, बताइए। सी होगा। सांस्कृतिक गतिविधि किससे हो जाएगा? हम्म, सी। सी कैसे होगा? सांस्कृतिक गतिविधि में इसका क्या अर्थ है? हम्म, क्या? बुद्धि का अभाव रहेगा तो विकसित कैसे बनेगा फिर? बुद्धि का अभाव किसको? आप जो रोड पे चल रहा है ना, जो जिसको, हाँ? सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, सोशल निष्क्रियता। या तो आंसर क्या होगा? आय में असमानता। आय में जो होगा समानता होगा। बात यहाँ पर समझ रहे हैं? आय में असमानता। आय में असमानता कैसे होगा? अल्प विकसित देश। अभी हम बताए थे अल्प विकसित, अभी कल बताए थे ना कि भारत के 1% लोगों के पास भारत के 40% संपत्ति है। तो आय में असमानता हुआ कि नहीं हुआ? मान लिया जाए कि यहाँ पर 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में एक लोगों के पास बहुत सारा संपत्ति है, बाकी 4 लोगों के पास नहीं है, तो आज समानता हुआ कि नहीं हुआ? तो मान लीजिए भारत तो विकासशील देशों में है, विकसित देश की ओर जा रहा है। असमानता कितना है समझ रहे हैं? कि एक 1% लोगों के पास देश के 40% संपत्ति है, तो बाकी 60% लोग संपत्ति 99% लोगों में बटा हुआ ना। आय में असमानता, आय में असमानता कैसे दूर होगा? पूरा इकोनॉमिक्स में आपको सर्किल में बता दिया था। सामाजिक न्याय कैसे आएगा वहां पर? देखो यहाँ पर, देखो 2012 क्वेश्चन, यूपीपीसीएस। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किसके द्वारा?
विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत आय के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर, या फिर देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन होगा बताओ? औसत आय, ये जान लो, गरीबी हो, निर्धनता हो, इनकम पर निर्धारित नहीं होता है, कितना हम खर्च कर रहे हैं उस पर निर्धारित होता है। बातें समझे? वो इकोनॉमिक्स का नियम नहीं है, खर्च करेगा तब तो कमाएगा, बात तो ये भी है, खर्च करेगा तब तो कमाएगा। आप इस कॉपी में पढ़ने के लिए कॉपी को 50 रुपया 20 रुपये कॉपी खरीदे हैं तब तो पढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या है, उपभोग व्यय, कितना हम उपभोग में व्यय करते हैं, बात इसमें कितना उपभोग, जो हम उपभोग करते हैं उसमें कितना हम खर्च करते हैं उस पर निर्भर करता है, बात समझ रहे हैं? राज्य में प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, नेशनल इनकम पढ़ाएंगे तो हमको उसका फॉर्मूला हम बता रहे हैं। निर्धनता का स्तर, गरीबी का स्तर क्या उपभोग पर निर्भर करता है, न कि इनकम पर। हर देश का इनकम अलग अलग है, पता होना चाहिए। हमारे देश में 500 रुपये कमाता है तो लगता है बहुत अच्छा कमा रहा है, 1000 रुपये कमाता है, और अमेरिका में वो 10,000 रुपये कमाता है तो कम कमाता है? बात एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अमेरिका में 10,000 रुपये कमा रहा है पर डे का, लगता है बहुत कम कमा रहा है, यहाँ 1,000 पर डे कमा रहा है, लगता है ठीक ठाक कमा रहा है। बात यहाँ पर इनकम की नहीं है, बात है कि उपभोग कितना खर्च कर पा रहा है, कितना यूज कर पा रहा है उसको। अभी अफ्रीका देश में चले जाओ, अफ्रीका कंटिनेंट में, तो वहाँ पर क्या, अफ्रीका कंटिनेंट में जैसे जाओगे आप, तो वहाँ पर क्या 50 रुपये कमाने वाले आदमी भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं रह पाते हैं, 50 रुपये लगता है कि बहुत कमा लिए, तो कितना 50 रुपये में वहाँ कितनी सारी वस्तुएं मिल जाती है, बात यहाँ पर ये है। आपको नेशनल इनकम चाहे मुद्रा पढ़ाएंगे तो पता बताएंगे तो वहाँ $1 में 1 बिस्लरी की बोतल होता है, यहाँ $1 में 5 बिस्लरी की बोतल हो जाएगी, कितना अंतर है। सब देश का अलग अलग होता है ना। हाँ, वो इनकम पर निर्धारित नहीं होता, वो उपभोग पर निर्धारित होता है, कितना उपभोग हम कर रहे हैं। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु लेकिन में किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम दिए थे, लिखवाए थे, क्वेश्चन पढ़िए, 20 सूत्री कार्यक्रम कौन दिया था? कल हम पंचवर्षीय योजना बताए थे। जेपी है कहाँ? जेपी है, इंदिरा गांधी है, नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री है, नहीं है, बीपी सिंह है, नहीं है, तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। बात यहाँ पर समझे, कल ही ने लिखवाए थे, 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था, बस। हाँ वही है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? किस राज्य को? हम्म, कुपोषण के आधार पर, कुपोषण के कारण, गरीबी के आधार पर नहीं, कुपोषण के कारण। झारखंड, बताइए, गेस कीजिए। हम्म, सबसे ज्यादा ट्राइबल कहाँ है? सबसे ज्यादा ट्राइबल कहाँ है? तो सबसे ज्यादा कुपोषण कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। जहाँ ज्यादा ट्राइबल रहे वहां ज्यादा कुपोषण होगा ना, वहाँ खाने को सारा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। ट्राइबल जनजाति, मत सबसे ज्यादा जनजाति है ना, तो वहाँ सबसे ज्यादा कुपोषित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ, हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? मध्य प्रदेश, जहाँ पर इनको खाने के लिए सारा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है पोषण। हाँ, क्या? देखो 2010 का क्वेश्चन,
अभी भी क्या करना कि भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है देख लेना, उतना बहस करने की क्या बात है। 2026 अपने मन से लिख देते हैं। हम आपको बोले क्या बोले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। अच्छा तो देखो यहाँ पर एक जरा, बिहार में कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं? हाँ, संथाल है। अच्छा ये बताओ, बिहार में कौन सा जिला में सबसे ज्यादा जनजाति पाया जाता है? कैमूर, रोहतास, गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। मैं कहता है उरांव जनजाति, उरांव, उरांव जनजाति। ये जो उरांव जनजाति है, बिहार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जनजाति है। बीपीएससी में क्वेश्चन आता है ऐसा। हाँ, ये ज्यादातर कैमूर रोहतास में है, फिर पश्चिम चंपारण में। हम्म, हाँ हाँ, पश्चिम चंपारण के बॉर्डर साइड में जाओगे तो उरांव में। फिर आता है गोंड जनजाति, वो भी बिहार में पाया जाता है काफी, है ना। संथाल जनजाति, बहुत सारा मुंडा जनजाति, बहुत सारा। हाँ? झारखंड बॉर्डर लगा हुआ बिहार में, तो बिहार में कुछ लोग है ना। जैसे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षित जनजाति यहाँ पे लेते हैं। शिक्षित जनजाति जो कौन है? शिक्षित जनजाति, शिक्षित जनजाति बिहार में है। देखो यहाँ पर कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा है जी? गरीबी की तीव्रता की माप। हाँ, क्या मारे? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पुअर इंडेक्स, लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यहाँ पर क्या होगा? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। समझ में आ रहा है? बुझा रहा? बेचैन में घुस रहा? मानव विकास सूचकांक क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या है, गरीबी की तीव्रता समझ। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? मानव विकास पढ़ाए हैं? हाँ, तो क्या क्या चीज से रिलेट करके पढ़ाए थे? एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाए थे ना। मानव विकास कैसे होगा? जहाँ पर एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ मिलेगा, हाँ, रोटी कपड़ा मकान जो है। तो मानव विकास सूचकांक में गरीबी यहाँ पर कहाँ से आएगा? जहाँ पर यहाँ पर तो हम शिक्षा की बात किए थे ना, यहाँ पर शिक्षा की बात किए थे ना। मानव विकास कैसे होगा? मानव संसाधन पढ़ाए थे। शिक्षा की बात किए थे मानव संसाधन में। अच्छा, मानव गरीबी सूचकांक, ये भी नहीं। लिंग असमानता सूचकांक अभी पढ़ाए नहीं है। लिंग असमानता सूचकांक कैसे हो? वो तो गरीबी को मापने का तरीका नहीं है। तो क्या बहु हमें गरीबी सूचकांक बचता है ना। मैंने वो कंफ्यूजन किस में था? इसमें था, इसमें था। है? बहु मतलब ज्यादा, आयाम, बहुत सारे आयाम को जोड़ करके गरीबी सूचकांक निकाला जाता है। हम्म, हाँ, बहुआयामी मतलब तुम्हारे पास रहने के लिए जमीन कितना है, घर कितना है, मिट्टी का है, ईटा का है, मार्बल पत्थर का है, क्या है, जब जमीन ही नहीं है, फिर सोने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, बेड नहीं है, तोशक नहीं है, तकिया नहीं, बहुत सारा सब कुछ यहाँ पर जोड़ा जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक इस तरह से निकाला जाता है। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये पढ़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का है। उपस्थित कीजिए। 1 2 4 3। बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण कब हुआ था? हम्म, कब हुआ था? बैंकों का पहला बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो कब हुआ था? 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीय दूसरा चरण कब हुआ? 1980 में हुआ। ये हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आई छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये हुआ 50 करोड़ संपत्ति के आधार पर, और ये 200 करोड़ संपत्ति के आधार पर हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरआरबी की स्थापना 1975 1975 में हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 82 में। कब? 12 जुलाई 1982। यहाँ पर क्या आएगा? 12 जुलाई 1982। यहाँ पर कौन होगा? 1 3 2 4। 1 3 2 4 हुआ ना, क्रम में सजाने के लिए। 1 3 2 4। अच्छा, ये तो दे दिया क्रम में सजाने के लिए, इस तरह से कालानुक्रम व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए। कई बार दे देगा पीछे से, यानी किया ऊपर से नीचे लाने के लिए। तो ऊपर से नीचे लाने के लिए कौन होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। हाँ। हम्म। हाँ, जैसे 1969 यहाँ है तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दे देगा, यही कारण है। प्रेशर मिलाने के लिए देगा, तो वहाँ भी इस तरह से भी दे सकता है। यानी कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना हुआ है। समझ में आ रहा है बातें? फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए, ये बताइए। हाँ, अप्रैल से मार्च। तो पहले हाँ, नहीं है यहाँ पर 2010 या 11 था, मिट गया। हम्म। हाँ, वो दे देगा वो। पहले जुलाई से जून होता था, और अब जो है अप्रैल से मार्च होता है। नहीं, तभी लेटर वाला मारना है, कहीं बहुत दिन हो गए इसको भी आए हुआ। अभी अप्रैल से मार्च मारना है। फिर देखिए, 2004 का क्वेश्चन पूछा हुआ। रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य के स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़। 115 करोड़ यानी क्या? 115 करोड़ की सोना होना चाहिए। बातें समझे? यानी कि 200 करोड़ है तो 115 करोड़ सोना होना चाहिए। 85 करोड़ कैश, तब आप बैंक चला सकते हैं। देखिए, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव पर। वित्त मंत्रालय के सचिव, इसका सचिव गूगल पे लिख करके लिख लीजिएगा, कॉपी में पूछ लेगा कभी कभी। वित्त मंत्री के सचिव कौन है? ठीक है, लिख लीजिएगा। आरबीआई के 1 रुपए का नोट और सिक्का को छोड़कर सब पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई गवर्नर। वित्त मंत्री इसमें कोई रोल नहीं। फिर देखिए यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कर्जवाही का अर्थ क्या है? क्रय और विक्रय। क्या चीज करता है? क्रय विक्रय के माध्यम से क्या करता है? हाँ? भारतीय रिजर्व बैंक के खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय किस माध्यम से करता है? किसका किसका करता है? वाणिज्यिक बिलों का करता है, स्वर्ण का करता है, विदेशी मुद्रा करता है, सरकारी बॉन्ड का। सरकारी बॉन्ड को क्रय विक्रय करता है, और कौन से माध्यम से? ई कुबेर के माध्यम से। ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हाँ? तो वित्त मंत्री है ना। हाँ, वित्त मंत्रालय सचिव बोले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर आइए, ये देखिए। हाँ, क्या? रानी की वाव कितना रुपए के नोट पर है? 50 रुपए का।
मेरे पास पैसों नहीं है। है पैसा? ये तो हम्पी का है 50 रुपया में। रानी की वाव 10 रुपये वाला है ना? हाँ, देख लीजिए। कोणार्क बीच में है, 100 वाला में है। रानी के भाव। हाँ, लेंगे 100 रुपये के नोट में। यानी कि एग्जाम में जाइएगा तो यहाँ पे पैसा लेके जाइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, पैसा नहीं किसे जाने देता है? सिक्को ले जाने देता है। हो सकता है, हम तो ले चल जाते थे पहले। 10 रुपये के नोट पर क्या है? कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल। 50 रुपया क्या है? हम्पी। और 200 रुपये का? 200 रुपये किसके पास है? चलो आगे देख लीजिएगा। ये आ गया ना? क्या है? डी। 100 रुपये के नोट पर। 100 रुपये के नोट पर है। अच्छा, रानी की बाव कहाँ है? पाटन गुजरात में, ये भी ध्यान रखेगा। पाटन गुजरात, रानी की बाव। बृहदेश्वर मंदिर है किसी पर? बोधगया मंदिर तो है ही नहीं। बौद्ध स्मारक सांची स्तूप कै रुपये के नोट पर है? 1000 में तो हम्पी है। सांची स्तूप 20 वाला पे है। 20 वाला पे होगा। नवाड बताओ। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नवाड का फुल फॉर्म भी कहीं पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, फुल फॉर्म हिंदी पूछता है। ये बताइए, ये भी बताया होगा क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ है। हाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा पराजित होते हैं? राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार। हाँ, ए नंबर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है भारत सरकार के द्वारा होता है। हाँ, पहले आरबीआई के पास था। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा एक बार। यहाँ पर ये क्वेश्चन रहने देता है, ठीक। अगले स्लाइड में आ जाएंगे कभी तो हो जाएगा। एसबीआई नहीं होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के मुख्यालय। कल भी हम बताए थे। देखो, अहमदाबाद में तो कोई बैंक है ही नहीं है। चेन्नई में है ही नहीं है। लखनऊ मुंबई बचता है, तो मुंबई में भी नहीं है। क्या है? लखनऊ। सिडबी इसी ने बोले थे जी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। आई स्थापना कब हुआ था? हाँ, 90 की 92? अप्रैल 1992। 90 अप्रैल, अप्रैल 1990। ठीक है। सिडबी की स्थापना अप्रैल 90। आ गया ना? आगे नरसिंघम समिति बताए थे। बहुत सारा समिति है, नरसिंघम समिति है, चलैया समिति है, सुब्रमण्य समिति है, पिल्टनिया कमेटी है। अभी और बहुत सारा कमेटी आएगा, चलैया कमेटी आएगा एक। अभी 4 होगा, अभी और आगे आएगा। बताइए। नरसिंघम समिति बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। पंचवर्षीय योजना में कोई कमेटी कहाँ? कोई कमेटी लिखवाए पंचवर्षीय योजना में? नहीं ना?
बैंकिंग सुधार, कर सुधार नहीं है, इनकम टैक्स से नहीं है, शिक्षा से नहीं है। शिक्षा में क्या कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है? यहाँ तक रहने देते हैं, 50 क्वेश्चन पूरा हो गया और बाकी फिर सोच रहे हैं कि